डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह डीसी मशीन से संबंधित है। डीसी मशीन में हम लोग पहले डीसी जनरेटर देख रहे थे, उसमें काफ़ी चीज़ें देखी गई थी। आज जो हम लोग देखेंगे वह आर्मेचर रिएक्शन होगा, जिसे आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया होता क्या है कि आपको जैसे मालूम होगा कि डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग होता है, आर्मेचर वाइंडिंग होता है। फील्ड वाइंडिंग को फील्ड पोल पर स्थापित करते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर के अंदर होता है। आर्मेचर होता क्या है? डीसी मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है जिसे रोटर कहते हैं, वह रोटर का जो कार्य है वह आर्मेचर पूरा करता है। तो आर्मेचर क्या बेसिकली जो कार्य है, आर्मेचर क्या करता है कि आर्मेचर के अंदर जो हम टर्न या कॉइल को स्थापित करते हैं वह एक कंडक्टर की भांति कार्य करता है, और वह कंडक्टर रोटेट करके फील्ड पोल पर जो फील्ड वाइंडिंग स्थापित की गई है, तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे मशीन डीसी मशीन के केस में परमानेंट मैग्नेट का प्रयोग करेंगे, जबकि जो बड़े कैपेसिटी के या बड़े रेटिंग के डीसी मशीन होंगे वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है तो उसमें करते क्या है कि जो हमारा फील्ड पोल है वह हमारा कास्ट आयरन या लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना होता है, उस पर फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करते हैं। और वह फील्ड वाइंडिंग को जब सप्लाई दिया जाता है तो क्या करेगा कि जो फील्ड पोल है जो कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का बना है वह मैग्नेटाइज होगा और चुंबक की भांति कार्य करेगा। अगर दो पोल का जनरेटर है या दो पोल का मोटर है तो एक पोल हमारा इस जो करंट प्रवाह की जो दिशा होती है उस पर निर्भर करेगा कि कौन सा हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, कौन सा साउथ पोल बन रहा है। तो आइए इसको देखा जाए। जैसे हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पढ़ेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन में होगा क्या कि मान लीजिए यह हमारा फील्ड पोल है। अगर दो पोल का जनरेटर या मोटर है तो दो पोल कुछ ऐसे इस प्रकार से होंगे। इस पोल पे जो करंट प्रवाह की दिशा है इस प्रकार से है कि यह पोल हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है, यह पोल हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है। तो अगर एक नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरा क्या होगा, साउथ पोल की भांति कार्य करेगा। यह साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यह जो हमारा फील्ड पोल या फील्ड वाइंडिंग है या डीसी मशीन में स्टेटर या कह सकते हैं कि स्टेशनरी पार्ट है जो कि स्थिर रहने वाला भाग है। यह नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल हो गया। अब इसी के बीच में हमारा रोटर होता है। जो रोटर होता है वह बेलनाकार या सिलेंड्रिकल आकार का होता है, जिसके अंदर हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं। वह वाइंडिंग जो आर्मेचर की वाइंडिंग होती है वह दो प्रकार से स्थापित की जाती है, या तो लैप प्रकार का या तो वेव प्रकार का। लैप प्रकार की जो वाइंडिंग होगी उसमें जो समांतर पथ होंगे या पैरेलल पाथ होगा वह पोल की संख्या के बराबर होगी, जबकि अगर वेव वाइंडिंग स्थापित करेंगे तो उसमें जो पैरेलल पाथ या समांतर पथ की संख्या जो होगा वह हमेशा दो होता है, चाहे जितने पोल का डीसी मशीन हो। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि अब कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ पोल बन रहा है, कैसे साउथ पोल बन रहा है। तो आपको हेलिक्स का नियम बताया गया होगा। हेलिक्स का नियम क्या होता है कि उस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे को छोड़ दिया जाए तो बाकी अंगुलियों को करंट की दिशा में मोड़े तो अंगूठा जिधर होगा वह हमारा नॉर्थ पोल बताएगा। तो यहाँ पे देखिए करंट प्रवाह की दिशा कुछ ऐसे इस तरफ हो रही है और यहाँ पे जो करंट प्रवाह की दिशा है ठीक इसके विपरीत हो रही है। तो हम इस प्रकार से करंट को कंसीडर किए हैं या करंट को इस प्रकार से प्रवाहित कराया जा रहा है कि एक पोल हमारा नॉर्थ बन गया और दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। तो अब यह नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन गया तो हमें पता है कि चुंबक में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है या मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होता है जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, वह नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पर मिलती हैं। तो कुछ इस प्रकार से चुंबक के बाहर जो इनकी दिशा होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे होगा, ऐसे इनकी दिशा चलेगी जो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। अब इसमें करना क्या है कि देखिए जो करंट का जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन या चुंबकीय फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वह नॉर्थ से साउथ की तरफ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो हम आर्मेचर रिएक्शन को पढ़ेंगे तो आर्मेचर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि आर्मेचर जैसे ही आर्मेचर के को सप्लाई दिया गया, जब तक आर्मेचर को हम सप्लाई नहीं देंगे तब तक उसके जो कंडक्टर है वह कंडक्टर रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। वह पूरा आर्मेचर हमारा रोटेट नहीं करेगा। तो अब आर्मेचर को रोटेट कराने के लिए हमें करना क्या होगा कि जैसे चाहे डीसी मशीन डीसी जनरेटर हो चाहे डीसी मोटर हो, तो डीसी जनरेटर में प्राइम मूवर के द्वारा इस आर्मेचर को रोटेट कराते हैं और डीसी मोटर में करंट के द्वारा आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है, जिससे कि हमारा विद्युतिक ऊर्जा जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। जबकि डीसी जनरेटर के केस में क्या होता है कि डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा हमारा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए
कि जो आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होगा कि यहाँ पर सिर्फ अभी फील्ड पोल को सप्लाई दिया गया, आर्मेचर को कोई सप्लाई नहीं दिया गया, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह ऑफ लोड कंडीशन है। तो ऑफ लोड की कंडीशन में क्या होगा, ऑफ लोड की जो कंडीशन होगी उस अवस्था में जो जीएनए या एमएनए होगा वह दोनों एक्सिस एक ही लाइन पर होंगे। ठीक है, अब देखिए जीएनए क्या होता है। जीएनए को हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है ज्यामितीय उदासीन अक्ष, ज्यामितीय उदासीन अक्ष। तो ज्यामितीय उदासीन अक्ष होता क्या है, बेसिकली इसको ये ऐसे समझिए कि ज्यामितीय उदासीन अक्ष होगा क्या कि जैसे हमारे पास दो कह सकते हैं कि दो मैग्नेट या दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, तो दोनों के सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो हमारे आर्मेचर के सेंटर से गुजरे, आर्मेचर के सेंटर से गुजरे, ठीक, यह रेखा जो है कि आर्मेचर के सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, एक ऐसी रेखा खींचा जाए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक के दोनों सेंटर, या जैसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है विद्युत चुंबक हो गया, इसका जो केंद्र होगा कहीं बीच में होगा, इस साउथ पोल का जो सेंटर है वह कहीं बीच में होगा, और इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो कि इस आर्मेचर के सेंटर से होकर गुजरे, उस पर खींची गई लंब रेखा क्या कहलाता है, जीएनए। उसको क्या कहते हैं, जीएनए, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, यह होता है जीएनए। इसको ध्यान दीजिएगा, जीएनए क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के, किसी भी दो मैग्नेट के सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो उसके बीच रखे गए आर्मेचर के सेंटर से गुजरे, उस पर खींची गई लंब रेखा जो हमारा कहलाता है वह जीएनए या ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कहलाता है। अब दूसरा होता है एमएनए। एमएनए क्या होता है, एमएनए को कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय उदासीन अक्ष। यह होता है हमारा चुंबकीय उदासीन अक्ष। चुंबकीय उदासीन अक्ष क्या होता है, इसको ऐसे समझिए कि कह सकते हैं कि वह एक्सिस जिस पर आधारित किसी भी कंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है या करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मान शून्य हो, उस एक्सिस को हम कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। जैसे देखिए कि जो किसी भी जनरेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा, वोल्टेज इंड्यूस्ड होने का जो फार्मूला है या जो सूत्र है वह इस आधार पे किसी भी जनरेटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है या करंट इंड्यूस्ड होगा उसका जो फार्मूला होगा E बराबर VLV साइन थीटा, जहाँ V क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, B क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, E क्या है इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज, L क्या है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V क्या है स्पीड ऑफ द कंडक्टर, स्पीड ऑफ द कंडक्टर, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द, थीटा इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड कंडक्टर प्लेस्ड, कंडक्टर प्लेस्ड कह सकते हैं कि जो थीटा एंगल है हमारा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर हम इसको मान लें कि देखिए अब जो जीएनए या एमएनए होता है, तो जो हम एमएनए को हम हमारा जो होता है उसको हम इंटरपोलर एक्सिस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। एमएनए को कहा जाता है इंटरपोलर एक्सिस भी। तो एमएनए का जो दूसरा नाम हो गया इसको हम लोग कहते हैं इंटरपोलर एक्सिस, इंटरपोलर एक्सिस। आपके कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि एमएनए को किस नाम से जानते हैं, तो एमएनए इंटरपोलर एक्सिस या इसे क्वाड्रेचर एक्सिस भी कहते हैं,
इसे क्वाड्रेचर एक्सिस भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आपको MNA बताया गया, MNA क्या होता है। MNA इज द एक्सिस एट विच प्लेस्ड कंडक्टर इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू 0। जैसे अब देखें, ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होने का जो कह सकते हैं कि जो वेवफॉर्म बनेगा वह वेवफॉर्म कुछ देखिए इस प्रकार से बनता है। किसी भी जनरेटर में जो इंड्यूस्ड EMF होगा, जो उसका वेवफॉर्म बनेगा या जो उसका आरेख बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहला कंडक्टर देखिए, अगर यहाँ पे प्लेस्ड कर दिया जाए, दूसरा कंडक्टर यहाँ, तीसरा यहाँ, फिर ऐसे इस साइड, ठीक है। GNA के एक साइड एक कंडक्टर दिखाया गया, फिर दूसरे साइड भी कंडक्टर दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर थीटा का मान 0 हो जाए, थीटा का मान जब 0 हो जाएगा उस स्थिति में इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। और थीटा का मान जब 80 हो जाएगा तब भी इंड्यूस्ड EMF क्या हो जाएगा, 0। तो थीटा का मान 0 और 180 डिग्री होगा कब, थीटा का मान 0 या 180 डिग्री तब होगा जब हमारा कंडक्टर या तो यहाँ प्लेस्ड हो सबसे टॉप पर या तो सबसे बॉटम पर हो। तो यह दो स्थिति ऐसी आ गई जबकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का जो एंगल है वह 0 डिग्री या 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों कंडक्टर को मिलाने वाली रेखा जो हमारा होगा उसको कहेंगे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, या कह सकते हैं कि किसी भी आर्मेचर कंडक्टर पर खींची गई वह रेखा उस रेखा पर स्थित कंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान 0 हो जाए, उसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस या इंटरपोलर एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस कहते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हो गया, इसका दूसरा नाम हो गया इंटरपोलर एक्सिस या क्वाड्रेचर एक्सिस। और जबकि जब हम इसको जो एक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है या मैग्नेट है, उसके क्या कर रहे हैं कि उसके सेंटर को दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट या चुंबक के सेंटर को मिला दे रहे हैं, तो यह डायरेक्ट मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सिस। इसको भी याद रखिएगा, यह होता है डायरेक्ट एक्सिस, इसको XD से दिखाते हैं, ठीक है। और यह जो हमारा है क्वाड्रेचर एक्सिस है, इसको हम XQ से दिखाते हैं, XQ। तो क्वाड्रेचर एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस या इंटरपोलर एक्सिस या MNA एक्सिस एक ही लाइन को कहा जाता है। जबकि हमारा जो डायरेक्ट एक्सिस है, डायरेक्ट एक्सिस में कह सकते हैं कि किसी भी दो मैग्नेट के सेंटर को मिलाने वाली रेखा हमारा डायरेक्ट एक्सिस कहलाता है। अब उस डायरेक्ट एक्सिस पर खींची गई लंब रेखा हमारा क्या कहलाता है, GNA कहलाता है। तो यह हो गया हमारा GNA और MNA। अब इसमें देखिए कि आगे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑफ लोड स्थिति में किसी भी चुंबक के या कह सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो GNA और MNA होगा एक ही लाइन पर होगा, जब तक कि हम उसके आर्मेचर को सप्लाई ना दे। सिर्फ फील्ड को सप्लाई यहाँ दिया गया, आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिया गया है। तो GNA एक्सिस और MNA एक्सिस एक ही लाइन पर होंगे। यह हो गया हमारा GNA और यह हो गया हमारा MNA। कब, जबकि हम अभी आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिया गया है, सिर्फ फील्ड को सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए अब थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अब थीटा जब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा उस स्थिति में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जैसे यह वाली स्थिति, जब हमारा आर्मेचर कंडक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का जो एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो उस स्थिति में जो जनरेटर से इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वह मैक्सिमम होगा। यह जो एंगल है, यह देखिए थीटा इज इक्वल टू, यह 90 डिग्री पे है हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है यह देखिए 0 डिग्री हो गया, ठीक। यह हमारा 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही हमारा क्या होगा कि एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो यह स्थिति बन रही है। तो यहाँ पे देखिए अब सेकेंड स्थिति क्या होगा, सेकेंड स्थिति में हम यह कर रहे हैं कि जो फील्ड को भी सप्लाई दिया जा रहा है। फील्ड को कौन सी सप्लाई दी जाती है, DC सप्लाई। अगर हमें फिक्स पोल बनाना है तो, अगर वेरिएबल पोल बनाना है तो हम AC सप्लाई देंगे, अगर फिक्स पोल बनाना है तो उसको हम DC सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले जैसे बन रहा था, यह नॉर्थ पोल होगा, इसको नॉर्थ पोल कर दिया गया। अब बीच में यहाँ कहीं साउथ पोल होगा,
चूंकि अगर एक हमारा नॉर्थ पोल की भांति कार्य करेगा फील्ड पोल, तो अगला पोल जो होगा वह साउथ पोल की भांति कार्य करेगा। यह सेकेंड स्थिति आ गई। अब सेकेंड स्थिति में देखिए, यह हमारा क्या है, जीएनए लाइन हो गया, ठीक है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। अब इस स्थिति में हम फील्ड पोल को भी सप्लाई दिए हैं और आर्मेचर दोनों को सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर इसके कंडक्टर को हम ऐसे दिखा रहे हैं, जीएनए लाइन के एक साइड में कंडक्टर यह है और अगले साइड में कंडक्टर यह है, तो यहाँ पे देखिए चूंकि अगर यह जनरेटर है, ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन आपका जनरेटर मोटर दोनों में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे या अगर जनरेटर है तो जनरेटर को हम क्या करते हैं कि प्राइम मूवर के द्वारा मूव कराएंगे। तो अगर उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करा दिया गया तो देखिए होगा क्या कि अगर यह कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट के डायरेक्शन को डॉट दिखाया गया, क्रॉस के द्वारा ऐसे दिखाया गया, और दूसरे साइड जो कंडक्टर प्लेस्ड हैं उनमें करंट की दिशा को डॉट के द्वारा दिखाया गया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो कंडक्टर प्लेस्ड हैं, इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा है या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, वह किधर बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उसमें करते क्या हैं कि अंगूठा करंट की दिशा में हो, अंगूठा करंट की दिशा में हो और बाकी उंगलियों को मोड़े तो वह क्या बताएगा, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। तो यानी जो इधर कंडक्टर प्लेस्ड हैं इस जीएनए एक्सिस के इस साइड में, तो जितने भी कंडक्टर उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा होगी वह क्या होगा, क्लॉकवाइज दिशा। जितने भी कंडक्टर प्लेस्ड हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा होगी क्लॉकवाइज दिशा होगी। अगर यह क्लॉकवाइज है तो दूसरे साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे साइड में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यद हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स की दिशा। देखिए कैसे हो गया, चूंकि यह हमारा जो आर्मेचर है, आर्मेचर एक सॉलिड बॉडी होती है, तो सॉलिड बॉडी में जो अगर सॉलिड बॉडी के अंदर करंट की दिशा क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की दिशा। तो अगर यह साउथ पोल हो गया तो यह क्या होगा, नॉर्थ पोल की भांति कार्य करेगा। अब देखिए हो क्या रहा है कि अगर यह साउथ पोल की भांति कार्य कर रहा है या नॉर्थ पोल की भांति कार्य कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ मिलाएंगे, ऐसे कुछ मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर यानी हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक हमारे आर्मेचर का जो फ्लक्स है वह डाउनवर्ड है और जबकि फील्ड का फ्लक्स है वह ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे देखिए दो स्थिति मिलेगी। पहला जो प्रभाव होगा आर्मेचर रिएक्शन का कि यह हमारे मैग्नेटिक फील्ड के या कह सकते हैं कि जो मेन पोल के फ्लक्स हैं उनको क्या करता है, डीमैग्नेटाइज करता है। तो आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, तो आर्मेचर रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि किसी भी डीसी मशीन में जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव फील्ड फ्लक्स पे जो पड़ता है उसको हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया। इसको फिर से सुनिए, आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पे जो प्रभाव होता है उसी को कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसके दो प्रभाव होते हैं, एक होता है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग कहने का मतलब यह है कि फील्ड पोल को यह डीमैग्नेटाइज करता है, यानी इसकी चुंबकीय गुण को कम कर देता है। और दूसरा होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग मतलब कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होना चाहिए फील्ड पोल का वह नॉर्थ से निकल के साउथ पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाया गया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारा किसका, आर्मेचर का, उसका डाउनवर्ड है, ठीक है, उसको दिखाया गया ये डाउनवर्ड ऐसे चल रहा है। तो यानी जो यहाँ पर हमारा जो फ्लक्स बनेगा फील्ड का फ्लक्स, उसको होना क्या चाहिए कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण या आर्मेचर फ्लक्स के कारण उसकी दिशा क्या हो जा रही है, डाइवर्ट हो जा रही है। तो आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव देखे गए। पहला डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट के कारण क्या होगा कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है मेन फील्ड पोल का वो क्या होता है, वीक हो जाता है या कमजोर हो जाता है। वीकेंस द मेन फ्लक्स या पोल, ठीक है, उसकी कैपेसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या करेगा, दूसरा इफेक्ट जो है वह है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है कि हमारा जो या कह सकते हैं कि जो मेन पोल का जो फ्लक्स है उसको डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्टेड द मेन फ्लक्स, ठीक है, डिस्टॉर्टेड द मेन फ्लक्स।
ये दो प्रभाव देखा गया। ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हुआ कि दो प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। एक हो गया डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और दूसरा हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता क्या है कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूंकि आर्मेचर को भी सप्लाई दिया गया, फील्ड को भी सप्लाई दिया गया, तो दोनों मैग्नेट की भांति कार्य करेंगे। अगर दोनों मैग्नेट की भांति कार्य करेंगे तो वहां पे एक मैग्नेट पोल जनरेट होगा, एक साइड नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साइड साउथ पोल होगा। और दोनों की स्थिति इस प्रकार से होगी कि हमारा फील्ड पोल भी फ्लक्स अपना बनाएगा और आर्मेचर भी फ्लक्स बनाएगा। तो जो फील्ड पोल का जो कह सकते हैं कि जो फील्ड का जो मेन फील्ड का जो फ्लक्स का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। और इस स्थिति में बनाया जा रहा है कि जब आर्मेचर और मेन फील्ड फ्लक्स मेन पोल को दोनों को सप्लाई दिया जा रहा है, तो यह हो गया हमारा आर्मेचर का फ्लक्स। देखिए नीचे की तरफ ऐसे चल रहा है, ठीक है, आर्मेचर का फ्लक्स नीचे की तरफ चल रहा है तो इसको ऐसे दिखा दिया गया। और फील्ड का फ्लक्स तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेगा तो इसको ऐसे दिखा दिया गया। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट फ्लक्स कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए अब जो नया फिगर बनेगा वह कैसे होगा, नया फिगर देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। या नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल हो गया और इसमें जो फील्ड वाइंडिंग को स्थापित किया गया कुछ इस प्रकार से स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आर्मेचर में हमारा यह आर्मेचर हो गया, ठीक। अब चूंकि है क्या कि हमारा जो अगर जब तक हम सप्लाई नहीं दिए थे आर्मेचर को तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे फ्लक्स को मिलना चाहिए। यह हमारा मैग्नेट या चुंबक की प्रॉपर्टी होती है कि जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन होता है वह नॉर्थ चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे मिलेगा। जब अब यहाँ पे आपको पीछे दिखाया गया कि यह हो गया मेन फील्ड फ्लक्स का फ्लक्स हो गया, फ्लक्स लाइन जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगी, जबकि आर्मेचर का फ्लक्स आपको दिखाया गया कि डाउनवर्ड चल रहा था। अब दोनों का परिणामी क्या हो गया, फाई रिजल्टेंट जो हो गया यह हो गया, यानी फ्लक्स को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, तिरछा कर देगा। तो अब जो फ्लक्स हमारा चलेगा कुछ देखिए इस प्रकार से हमारा फ्लक्स चलेगा, इस प्रकार से हमारा फ्लक्स चल रहा है, तिरछा हो गया, क्रॉस चल गया। इसी को कहते हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। तो फील्ड को फ्लक्स को चलना कैसे चाहिए था, डायरेक्ट नॉर्थ से निकल के सामने साउथ पे मिलना चाहिए था, लेकिन आर्मेचर के फ्लक्स के प्रभाव के कारण, जैसे ये आर्मेचर का फ्लक्स है, आर्मेचर के फ्लक्स के प्रभाव के कारण यह हमारा मेन फील्ड का फ्लक्स सीधे न डायरेक्ट न चल के बस क्या तिरछा चल रहा है। इसी को कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। यह होता है हमारा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगर यह जनरेटर की इसको हम जनरेटर कंसीडर करें तो जनरेटर के केस में क्या होता है कि जहां मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की डेंसिटी अधिक होता है उस सिरे को कहते हैं टीपीटी, ठीक। और जहां मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन का जो डेंसिटी है, घनत्व है, कम होता है उसे कहते हैं एलपीटी। तो यह एलपीटी हो गया और यह हो गया टीपीटी। इस साइड देखेंगे साउथ पोल पे, तो जिस पोल पे मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन की डेंसिटी अधिक होता है उसको हम कहते हैं टीपीटी। तो यह भी आपका हो गया टीपीटी और यह हो गया एलपीटी। लेकिन अगर यही डीसी मोटर होगा तो डीसी मोटर के केस में इनका जो नॉमेनक्लेचर है वह चेंज हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो मेन पोल है या फील्ड पोल का वह सिरा जिसपे मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी अधिक है उसको एलपीटी कहेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी कम है उसको टीपीटी कहेंगे, जो कि जनरेटर से विपरीत है। क्योंकि जनरेटर को हम क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करा रहे हैं और जो हमारा डीसी मोटर है वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा जो सिरा टीपीटी बन रहा था जनरेटर के केस में वह मोटर के केस में एलपीटी हो जाएगा और जो एलपीटी बन रहा था वह टीपीटी हो जाएगा। तो टीपीटी होता क्या है, टीपीटी का मतलब होता है ट्रेलिंग पोल टिप, ट्रेलिंग पोल टिप। एलपीटी क्या होता है, एलपीटी को कहते हैं लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, ठीक है। यह जनरेटर के केस में है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि यह जनरेटर है तो जनरेटर को हमने प्राइम मूवर के द्वारा क्या किया, क्लॉकवाइज दिशा में रोटेट करा दिया। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स क्या हो गए, तिरछे हो गए। और जब फ्लक्स तिरछा हो गया तो जो हम जीएनए बताए थे, जीएनए क्या होता है कि दोनों एक्सिस दोनों पोलों के
सेंटर को मिलाने वाली रेखा जो कि आर्मेचर के सेंटर से गुजरे और उस पर खींची गई लंब रेखा क्या कहलाता है? जीएनए कहलाता है। या तो जीएनए हो गया, या तो जीएनए हो गया। लेकिन एमएनए क्या होगा? अब इस केस में जो एमएनए होगा, एमएनए आपको बताया गया कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कंडक्टर के वह स्थिति जिसपे कि वह पोजीशन या वह अक्ष जो इस पे हमारा कंडक्टर प्लेस्ड हो, लेकिन कंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या हो? जीरो हो। या कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखा पर खींची गई लंब रेखा, चुंबकीय फ्लक्स रेखा पर खींची गई लंब रेखा जो कि आर्मेचर के सेंटर से होकर गुजरे, उसे हम क्या कहेंगे? एमएनए कहेंगे। तो अब देखिए एमएनए की स्थिति बदल गई। एमएनए हमारा या सेंटर से, आर्मेचर के सेंटर से हो जाएगा, लेकिन एमएनए की स्थिति यहाँ पे आ गई। अब यह तो हमारा देखिए जीएनए है, ठीक है, लेकिन एमएनए यहाँ पे हो गया, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस यहाँ हो गया। और जो कार्बन ब्रश की स्थिति होती है, कार्बन ब्रश को हमेशा एमएनए पे रखा जाता है, तो एमएनए पे अब प्लेस्ड कर दिया गया। और इसके पहले जब हम आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिए थे तब भी हमारा कार्बन ब्रश एमएनए एक्सिस पे था। चूंकि वहाँ पे आर्मेचर को सप्लाई नहीं दिया गया तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव नहीं देखा गया, तो एक ही एक्सिस पे हमारा जीएनए और एमएनए दोनों मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आर्मेचर को सप्लाई दिया गया, आर्मेचर का प्रभाव, आर्मेचर के फ्लक्स को देखा गया। आर्मेचर फ्लक्स के कारण हमारा जो मेन फील्ड का फ्लक्स है वो तिरछा हो गया, क्रॉस हो गया। अब क्रॉस हो गया तो जीएनए एक्सिस तो हमारा वहीं पे रहा, लेकिन एमएनए एक्सिस क्या हो गया? थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया, या थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया। तो इसकी वजह से जो कार्बन ब्रश की स्थिति है वह भी क्या हो गई? शिफ्ट हो गई। कार्बन ब्रश भी हमारा शिफ्ट हो गया, कितने डिग्री से? थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया। अब इस शिफ्टिंग के कारण क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होगा आर्मेचर रिएक्शन के कारण? तो आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव बताए गए, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है कि इस प्रभाव के कारण जो हमारा मेन फील्ड पोल है, इनके जो चुंबक बनने का दर है या चुंबक बनने की जो कैपेसिटी है वह क्या होती है? कम हो जाती है। वीकेंस द मेन फ्लक्स, यानी इसके कारण हमारा जो मेन फ्लक्स है उसको वह कमजोर हो गया। अब फ्लक्स कमजोर हो गया तो आपको पता है कि फैराडे के नियम से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी फील्ड। या कह सकते हैं कि ई प्रोपोर्शनल डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। तो ई प्रोपोर्शनल डी फाइव बाई डी टी कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज नोन एज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसे फ्लक्स अगर कम होगा तो हमारा वोल्टेज जो होगा वह कम होगा, और फ्लक्स का मान अधिक होगा तो वोल्टेज इंड्यूस्ड जो होगा वह अधिक होगा। तो डीमैग्नेटाइजिंग कारण वीकेंस द मेन फ्लक्स का मान कम हो गया तो वोल्टेज हमें कम मिलेगा। यानी आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या हो गया? इंड्यूस्ड वोल्टेज जो है या इंड्यूस्ड करंट है वह मान उसका क्या हो गया? कम हो गया। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कारण क्या हो गया? डिस्टॉर्टेड द मेन फ्लक्स को चलना क्या चाहिए था? नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्ट सीधे मिलना चाहिए था, डायरेक्ट एक्सिस पे, लेकिन इस आर्मेचर के फ्लक्स के कारण यह हमारा क्रॉस दिशा में चल रहा है। और जो क्रॉस दिशा में चलने के कारण आपको बताया गया कि जीएनए एक्सिस वह एक्सिस होता है कि एक पोल को दूसरे पोल को मिलाने वाली सेंटर लाइन जो कि आर्मेचर के सेंटर से गुजरे उस पर खींची गई लंब रेखा को जीएनए कहेंगे। तो जीएनए तो हमारा यहीं पे रहेगा, लेकिन जो एमएनए है, एमएनए के एक्सिस, एमएनए का कह सकते हैं कि एमएनए को हम कहते हैं हमारा क्वाड्रेचर एक्सिस या इंटरपोलर एक्सिस। या एमएनए को अगर हम सीधे तौर पे परिभाषित करें तो एमएनए क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन पर खींची गई लंब रेखा जो कि आर्मेचर के सेंटर से गुजरे, और कौन सा मैग्नेटिक फ्लक्स? फील्ड पोल के। तो कह सकते हैं कि मेन फ्लक्स पर खींची गई लंब रेखा जो आर्मेचर के सेंटर से गुजरे, ठीक है, जो आर्मेचर के सेंटर से गुजरे उसको हम क्या कहते हैं? एमएनए या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और जो कार्बन ब्रश की स्थिति होती है हमेशा एमएनए एक्सिस पे प्लेस किया जाता है। इस स्थिति में होता क्या है कि हमें जो इंड्यूस्ड करंट है या वोल्टेज है उसकी मात्रा अधिक मिलती है, इसलिए कार्बन ब्रश को हमेशा एमएनए एक्सिस पे रखा जाता है। अब देखिए, अगर हमारा एमएनए एक्सिस शिफ्ट हो गया तो कार्बन ब्रश की स्थिति शिफ्ट हो गई, तो इसके कारण क्या क्या हमारे समस्या आएगी उसको देखा जाए। तो दो प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन के देख लिए हम लोग। अब देखिए, अब आर्मेचर रिएक्शन के कारण दो दोष उत्पन्न हो गया। कौन सा? एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया। तो इसके कारण क्या क्या और प्रभाव देखा जाएगा? पहला प्रभाव क्या होगा? इफेक्ट या प्रभाव। पहला प्रभाव क्या देखा जाएगा?
पहला क्या है, इंड्यूस्ड वोल्टेज या इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान कम हो जाता है, मान कम हो जाता है। दूसरा क्या होगा, कार्बन ब्रश पे स्पार्किंग उत्पन्न होती है, कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग पैदा होती है, स्पार्किंग पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब उस आर्मेचर रिएक्शन का कारण दो प्रभाव देखा गया, एक हो गया डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव, दूसरा हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव। और डीमैग्नेटाइजिंग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग के कारण क्या क्या दोष उत्पन्न हो गया या हमारे जनरेटर पे क्या क्या परिवर्तन देखा जाता है, तो उस प्रभाव के कारण पहला यह हो गया कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का मान कम हो गया। कैसे कम हो गया, चूंकि करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो हो गया वह कम हो गया, तो फ्लक्स का मान जब कम होगा, फ्लक्स कम क्यों हो गया, यह डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण। डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण क्या होगा, यह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जो कैपेसिटी थी वह कम हो गई। अब कैपेसिटी कम हो गया, कोई चुंबक अगर हमारा अच्छा चुंबक नहीं है, उसकी कैपेसिटी कम है, तो उससे निकलने वाले जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन है उसका मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। उसका मान कम हो जाएगा तो फ्लक्स का मान कम हो गया, और फैराडे के नियम से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt का मान कम होगा, तो जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरा हो गया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव के कारण क्या हो गया कि MNA एक्सिस शिफ्ट हो गया थीटा डिग्री से। अब किधर शिफ्ट होता है यह ध्यान दीजिए कि जनरेटर के केस में जो MNA एक्सिस शिफ्ट होता है वह जनरेटर के घूमने की दिशा में थीटा डिग्री से शिफ्ट हो जाता है, यह ध्यान रखिएगा। और जो थीटा की वैल्यू होती है, यह थीटा हमारा 3 से लगभग 7 डिग्री तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जनरेटर के केस में जो थीटा या कह सकते हैं जो MNA एक्सिस शिफ्ट हो रहा है जनरेटर के घूमने की दिशा में, जनरेटर के घूमने की दिशा में 3 डिग्री से 7 डिग्री तक शिफ्ट हो जाता है। यह थीटा का मान होता है 3 डिग्री से 7 डिग्री। अब इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कैसे दूर किया जाए, और हमारे पास कई विधियां आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को देखने के लिए। तो यहाँ पर अभी जो आपको बताया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या प्रभाव हुए। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, तो आर्मेचर रिएक्शन को कह सकते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी डीसी मशीन में आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स पे जो प्रभाव होता है। आर्मेचर फ्लक्स कैसे, आर्मेचर कंडक्टर होगा, आर्मेचर को सप्लाई देंगे तो कंडक्टर भी क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा। मैग्नेट बनाया तो उसमें भी पोल जनरेट होगा, पोल जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन बनेगा तो चूंकि एक फील्ड पोल है, दूसरा हमारा यह आर्मेचर का जो फ्लक्स है, दोनों आपस में जो फ्लक्स बनाएंगे तो मेन फील्ड का जो फ्लक्स है यह ऐसे है और आर्मेचर का फ्लक्स जो है यह ऐसे है, तो यह डाउनवर्ड है, यह बिल्कुल डायरेक्ट है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा बीच में कहीं होगा वह थीटा डिग्री से इंक्लाइंड हो जाएगा, और यह थीटा डिग्री हमारा यह हो गया। तो जो क्रॉस जो फील्ड हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन सीधे चलना चाहिए तो क्रॉस दिशा में चल रहा है, इसके कारण क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट हो गया। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कारण हमारा MNA एक्सिस शिफ्ट हो गया थीटा डिग्री से, और हम जब भी कार्बन ब्रश को प्लेस करते हैं MNA एक्सिस पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि यह क्या होगा, यह हमारा जो हमारा ये कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश को हमेशा MNA एक्सिस पे MNA एक्सिस पे रखा जाता है। तो इसको MNA एक्सिस पर लाने के लिए अब हम देखेंगे कि रिमूवल ऑफ इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कैसे दूर किया जाता है, वो कैसे होगा। तो देखिए हमारा जो कार्बन ब्रश था, कार्बन ब्रश की स्थिति यहाँ पे थी, ठीक है, कार्बन ब्रश की स्थिति यहाँ पे थी। चूंकि हमारा एक्सिस शिफ्ट हुआ है, कार्बन ब्रश तो अभी वहीं पे है, एक्सिस हमारा शिफ्ट हो गया, कार्बन ब्रश हमारा वहीं पे है। तो अब हम क्या करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को दूर करने के लिए मेथड ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, तो क्या क्या होगा उसको देख लिया जाए। मेथड ऑफ इंप्रूविंग आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जिसको कहते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को दूर करने की विधि, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो देखिए हमारे पास कई विधियां हैं। पहली विधि यह है कि चेंज द एम्पियर टर्न
चेंज द एम्पियर टर्न ऑफ मेन फील्ड पोल, मेन फील्ड पोल के एम्पियर टर्न की संख्या को बढ़ा दें, मेन फील्ड पोल। दूसरा होता है हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो देखिए जो हमारा, ठीक है, इसको कहते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग के का प्रयोग करके हम आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को दूर कर सकते हैं और जो मेन फील्ड का जो एम्पियर टर्न की संख्या को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, एम्पियर टर्न की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो एम्पियर टर्न की संख्या कहाँ बढ़ेगी, मेन फील्ड पोल पर। तो मेन फील्ड पोल पर जब एम्पियर टर्न की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक जो यह वीकेंस द मेन फील्ड पोल फ्लक्स था वह क्या हो गया, वह रिड्यूस हो जाता है, वह कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो हमारा मेन फील्ड पोल है उसकी कैपेसिटी जो कम हो रही थी वह इंप्रूव हो जाती है। जब कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी तो उससे निकलने वाले मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो हैं वह क्या होंगे, अच्छी मात्रा में मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की मात्रा बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो जो हमें वोल्टेज कम मिल रहा था, इंड्यूस्ड वोल्टेज, उसका मान भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारे पास मेथड ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट का पहला विधि यह था कि चेंज द एम्पियर टर्न ऑफ मेन फील्ड पोल। मेन फील्ड पोल जो है, या जैसे जो एन पोल और एस पोल है, इसमें जो हम टर्नों की संख्या इसको क्या करें, बढ़ा दें, एम्पियर टर्न की संख्या को बढ़ा देंगे तो फ्लक्स बढ़ गया, फ्लक्स बढ़ गया तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो हमें मिल रहा था वो बढ़ जाएगा। दूसरा होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, तो देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है उसको क्या करते हैं, देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होता है, तो चूंकि यह हमारा फील्ड पोल हो गया, अब फील्ड पोल पे किनारे के साइड में आप देखेंगे पोल शू लगा होता है, यह पोल शू कुछ ऐसे लगा होता है। अब इसी पोल शू पर हम क्या करते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग को स्थापित करते हैं, जो कि हमारा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा होता है। आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमारा यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा होता है। और इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग में यह देखिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग है जिसमें हम यह हमारा कंडक्टर भरा गया है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का, और यह हमारा मेन फील्ड पोल का कंडक्टर है, ठीक है, यह मेन फील्ड पोल का कंडक्टर है, यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग है, जो दोनों को दिखाया गया आपको, यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग में हम इस प्रकार से करंट फ्लो करते हैं और कि जो आर्मेचर को करंट मिल रहा है उसी के करंट के कारण यह आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। यह आपके टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसके साथ जुड़ा होता है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमारा आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है और यह आर्मेचर के करंट के द्वारा ही फ्लक्स बनाता है। तो यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगा कि जो हमारा मेन फील्ड का फ्लक्स जो क्रॉस दिशा में चल रहा था उसके क्रॉस होने की जो टेंडेंसी है उसको कम कर देता है, या अपने फ्लक्स के कारण क्रॉस दिशा में जो हमारा चल रहा था उसको कम कर देगा। और दूसरा क्या करते हैं कि जो हमारा कार्बन ब्रश यहाँ पे था जीएनए एक्सिस पे, अभी बताया गया कि आर्मेचर रिएक्शन के दो प्रभाव होते हैं, एक डीमैग्नेटाइजिंग, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कारण जो हमारा जीएनए पर जो कार्बन ब्रश था, ठीक, और यह जो लाइन थी यह हमारा जीएनए था और एमएनए एक्सिस यहाँ थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया था, यह एमएनए एक्सिस था। तो इस जो कार्बन ब्रश की स्थिति अभी जो जीएनए एक्सिस पे है, इस एक्सिस से हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट कराते हैं। जितना डिग्री हमारा शिफ्ट हुआ है कार्बन या एमएनए एक्सिस, और एमएनए एक्सिस के शिफ्ट होने का जो एंगल होता है वह 3 से 60 डिग्री होता है। तो इतना अगर यह शिफ्ट हो गया तो इसको क्या करते हैं कि हमारा जो यह डीसी मशीन है उसमें रॉकर आर्म लगा होता है, रॉकर आर्म की सहायता से कार्बन ब्रश को शिफ्ट कराते हैं। किधर शिफ्ट कराते हैं, हमारा जनरेटर के घूमने की दिशा में रॉकर आर्म की सहायता से इस कार्बन ब्रश को शिफ्ट कराते हैं, क्योंकि कार्बन ब्रश की स्थिति हमेशा कहाँ होनी चाहिए, एमएनए एक्सिस पे। अब हमारा जो फील्ड पोल का फ्लक्स है वह क्रॉस दिशा में चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स के कारण, आर्मेचर का फ्लक्स नीचे, मेन फील्ड का फ्लक्स सामने, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा कहीं बीच में होगा। इस रिजल्टेंट के कारण हमारा जो फ्लक्स क्रॉस दिशा में चल रहा था, तो क्रॉस दिशा में चलेगा तो एमएनए एक्सिस भी हमारा क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, थीटा डिग्री से शिफ्ट हो गया। किधर शिफ्ट हुआ है, जनरेटर के घूमने की दिशा में, और हमारा कार्बन ब्रश तो वहीं पर रह गया। अब
किसी भी जनरेटर में या किसी भी डीसी मशीन में जो कार्बन ब्रश की बेस्ट पोजीशन होती है वह एमएनए एक्सिस पे होता है। ठीक है, इस स्थिति पे होने के कारण इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है उसका मान अधिक मिलता है। तो अब हमें चूंकि यह आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज का मान भी कम हो गया। ठीक है, दो प्रभाव देखे गए, डीमैग्नेटाइजिंग, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग के कारण मेन फील्ड जो फ्लक्स है यह कम हो गया, तो इसके कारण हमने क्या किया कि एम्पीयर टर्न की संख्या को बढ़ा दिया। जो एन पोल या एस पोल बना रहे थे इसमें एम्पीयर टर्न की संख्या थी या क्या हो गई, बढ़ गई। इसके कारण जो फील्ड कमजोर हो रहा था वह ठीक ठाक, हमारा फ्लक्स की मात्रा जो है वह निकलना चालू हो गया। फ्लक्स अधिक निकलेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वो अधिक होगा। तो दूसरा हो गया कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमारा पोल शू पे स्थापित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ जुड़ा होता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसी भी डीसी मशीन के फील्ड पोल पर जो पोल शू है, पोल शू पर स्थापित किया जाता है और वह कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। जो आर्मेचर को करंट मिलता है वही करंट हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग को भी मिलता है। अब उस करंट के कारण यह अपना फ्लक्स बनाता है और यह फ्लक्स बनाएगा तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जो क्रॉस दिशा में हमारा फ्लक्स चल रहा था उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो इसको रिड्यूस कर दिया। और तीसरी और एक विधि और है, उस केस में क्या करते हैं कि जो हमारा कार्बन ब्रश है जो शिफ्ट एमएनए एक्सिस शिफ्ट हो गया लेकिन कार्बन ब्रश हमारा जीएनए एक्सिस पे है, तो इसको डीसी मशीन में लगे राकर आर्म की सहायता से धीरे धीरे क्या करते हैं कि कार्बन ब्रश की स्थिति को शिफ्ट करा के, धीरे धीरे शिफ्ट करा के यहां से जीएनए एक्सिस से कार्बन ब्रश को हम कहां लाते हैं, एमएनए एक्सिस पे। तो इस एक्सिस पे लाते हैं जो कि कार्बन ब्रश का जो बेस्ट पोजीशन है एमएनए एक्सिस है, यहां पर हम लाते हैं कार्बन ब्रश को। और यह कैसे पता चलेगा कि उस एक्सिस पे हमारा कार्बन ब्रश आ गया, तो जैसे जैसे हम शिफ्ट करते रहेंगे अपने आउटपुट वोल्टेज को देखते रहेंगे, जिस पोजीशन पे आउटपुट वोल्टेज का मान मैक्सिमम होगा उस स्थिति पे हम जो शिफ्ट करा रहे हैं उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और उस स्थिति पर क्या होता है कि जो रिमूवल या कह सकते हैं कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का जो प्रभाव है वह रिमूव हो जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यह संपूर्ण एक्सप्लेनेशन हो गया जो कि हम देखे थे आर्मेचर रिएक्शन के बारे में। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इसके क्या प्रभाव हैं, इसके प्रभाव को कैसे कैसे दूर किया जाता है और आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या क्या कमियां उत्पन्न होती है, क्या क्या प्रभाव देखा जाता है हमारे आउटपुट वोल्टेज पर या कार्बन ब्रश पर जो स्पार्किंग होती है, सब आपको डिटेल में समझा दिया गया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबाएँ।